स्टोरी पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। विपिन के ऑफिस जाने के बाद पद्मनी बाकी बचे कामों को पूरा करने में ही लगी थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन उठाते ही उधर से विपिन की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से बाबुल मेरा याद आए सुनने के तुम्हारे दिन लद गए। तुम्हारा बरसों का वनवास खत्म हो गया और वह दिन आ ही गया जिसका तुम्हें पूरे 15 वर्षों से इंतजार था। क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए कि क्या बात है। तुम्हारे हिटलर राजेंद्र भैया, जिन्होंने कसम खाई थी कि ना कभी तुम्हारी शक्ल देखेंगे और ना ही अपने घर की दहलीज लांघने देंगे, आज उन्होंने अपनी बेटी आलिया की शादी में आने के लिए कार्ड और उसके साथ तुम्हें मनाने के लिए एक पत्र भी भेजा है। शायद उन्हें फ्लैट का पता मालूम नहीं था, इसलिए मेरे ऑफिस के पते पर ही पत्र आया है। विपिन की बातें सुनकर पद्मनी के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। स्त्री के लिए उसका मायका उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वे कभी भुला नहीं पाती। उसका मन चंचल पक्षी की तरह अतीत की गलियों में पहुंच गया। उसके पापा रामवीर मधुर की गिनती शहर के जाने माने वकीलों में होती थी। माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। भाई बहनों में सबसे बड़े थे राजेंद्र भैया, उसके बाद सोनिया दी, फिर मधु दी और सबसे छोटी वह खुद थी। चारों भाई बहनों के बीच अटूट प्यार था, लेकिन अनुशासन प्रिय राजेंद्र भैया से तीनों बहनें जितना प्यार करती थीं उतना ही डरती भी थीं। फिर भी आड़े वक्त पर हमेशा राजेंद्र भैया ही काम आते थे, चाहे पापा को कोप से बचाना हो या फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ लेना हो। तीनों बहनों माँ की जगह भैया के पास ही भागी चली जाती थीं। इसी तरह अपना सुख दुख आक्रोश और आवेग बांटते दिन गुजरते रहे और वह सब भी बचपन लांघकर जवानी की दहरी पर आ खड़े हुए। पापा ने सोनिया दी की शादी तय कर दी। साधारण कद काठी और शक्ल सूरत वाले योगेश जीजा जी रांची विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ाते थे। रांची में हवेली नुमा मकान और पद प्रतिष्ठा को देख पापा ने झट से उनके साथ सोनिया दी की शादी तय कर दी थी। लेकिन शादी के बाद जब भी सोनिया दी ससुराल से आती, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी और मायूसी नजर आती, जिसे वे बेवजह ही हंसी में छुपाती रहती। इसी दौरान एक ट्रेनिंग के सिलसिले में पद्मनी को रांची जाना पड़ा। ये सोचकर वे बेहद खुश थी कि सोनिया दी के साथ ढेर सारी बातें मस्ती करने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसे अब जाकर एहसास हुआ था कि सोनिया दी के चेहरे की रौनक और आंखों की चंचलता क्यों गायब हो गई। योगेश जीजा जी जैसे नीरस और क्रोध व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था। हर समय सोनिया दी उस चिड़चिड़े आदमी के इशारों पर नाचती रहती, फिर भी उन्हें पत्नी में कोई गुण ही नज़र नहीं आता, बस कमियां ही कमियां निकालते रहते। लेकिन सोनिया दी की सहन शक्ति का जवाब नहीं था, जो चुपचाप सब सुनती रहती। जिस दिन उसे पटना लौटना था, सोनिया दी उसे बार बार समझाती रही कि मम्मी पापा को कुछ मत बोलना। उनकी बातें सुनकर वह झुंझला पड़ी। दी, आपने तो आज्ञाकारी बेटी बनने की हद ही पार कर दी। आपका यूँ घुट घुट कर जीना मेरी आत्मा को कम छलनी नहीं करता है। कितना अच्छा होता है अगर आप राघव के लिए अपने हृदय के द्वार खोल लेती। चौंकी मत, क्या मैं नहीं जानती कि आप अपनी सहेली हेमा का देवर राहुल पर आप पर जान चिड़कता था। आप भी उससे कम प्यार नहीं करती थी, फिर भी उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया। क्या दोष था राघव का? यही कि वे हमारी जाति का नहीं था। पर आपको इस बात की चिंता थी कि मम्मी पापा की इज्जत पर कोई आंच ना आए। मैं तो कहती हूँ अगर आप राघव के साथ भाग भी जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता, कम से कम आप तो चैन से रहती। सोनिया दी ने बढ़कर झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, पर उसकी आंखें भर आईं। टूटे सपनों का दर्द जैसे उनकी आंखों से पिघल रहा हो। हमेशा से महत्वाकांक्षी रही मधु दी की शादी पापा ने काफ़ी ऊंचे घराने में की। जीजा जी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और इकलौती संतान थे। इस रिश्ते से सभी लोग बेहद खुश थे। मधु दी की सास कलावती भी सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू पाकर निहाल थी। लेकिन मधु दी ने जब एक के बाद एक दो बेटियों को जन्म दिया तो उनकी सासू माँ का रवैया ही बदल गया, क्योंकि वंश चलाने के लिए उन्हें बेटा चाहिए था। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक गर्भपात का सिलसिला। किसी को भी ना उनके जर्जर होते शरीर का ख्याल था, ना ही चलनी होते दिल का। कभी समझौता नहीं करने वाली मधु दी की जिंदगी समझौता बन गई थी। कई गर्भपात के बाद जब बेटा हुआ तो उसे संभालने की शक्ति उनमें नहीं बची थी। उनके बेटे को उनकी सासू माँ ने ही संभाल लिया, लेकिन वह खुद एनीमिया के साथ मलेरिया का प्रकार झेल नहीं सकी और अपने नवजात शिशु को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह। दोनों बहनों की दरुड़ दुख को पद्मनी का हृदय ताड़ ताड़ कर दिया और उसने शादी न करने का फैसला लिया। घर के लोग समझाते रहे पर वह अपनी जिद पर अड़ी थी।
एमएससी करने के बाद वह रिसर्च में पूरी तरह डूब गई। वहीं उसकी मुलाकात विपिन से हुई। निश्चल मन का विपिन काफ़ी सुलझा हुआ इंसान था। पद्मनी की हर तरह की उलझन को सुलझाते सुलझाते वह खुद ही उसके प्यार में उलझता चला गया, जिसका आभास पद्मनी को भी जल्दी हो गया। विपिन के प्यार और निष्ठा ने पद्मनी के फैसले को ये जानते हुए भी बदल डाला कि विपिन विजातीय है। विपिन से शादी करने के उसके फैसले की जानकारी होती घर में जैसे भूचाल आ गया। पापा से ज़्यादा तो राजेंद्र भैया तिलमिला उठे थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जो इस शादी के लिए इजाज़त मांगने आई हो? अगर तुमने विपिन से शादी करने की बात भी सोची तो तुम्हारी जान ले लूँगा। मजबूर होकर पद्मनी और विपिन ने कोर्ट मैरिज कर ली और उसके साथ ही मायके से उसका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कभी वह भैया की सबसे लाडली थी, लेकिन वही भैया उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले में उसका साथ देने की बजाय दुश्मनों सा व्यवहार कर रहे थे। न पहले हुई दोनों शादियों से सीख ली, न अपनी छोटी बहन के मन को समझने की कोशिश की। पूरे परिवार में एक माँ थी जो सिर्फ इतना जानकर ही खुश थी कि बेटी सुखी दाम्पत्य जीवन जी रही है। इस शादी से पूरी तरह संतुष्ट थी कि 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी पद्मनी को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। विपिन के घर वालों ने उसे हमेशा मान सम्मान दिया। उसके दोनों बच्चे मसूरी में उसके देवर सुभाष की देख रेख में पढ़ रहे थे। उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, फिर भी मन में एक कोने में अपनों को दुखी करने का अपराध बोध कभी कभी फन उठाकर उसको डसने लगता। तभी डोरबेल की आवाज़ सुन भटकते मन पर लगाम लगी। वे दरवाजे की तरफ लपकी। विपिन के अंदर आती मुस्कुराते हुए उसके हाथों में लिफाफा थमा दिया। वे लिफाफा थामे बेडरूम में आ गई। विपिन से चाय तक पूछने का उसे होश नहीं रहा, बस जल्दी से पत्र खोल पढ़ने लग गई। पद्मनी आशीष, समझ में नहीं आता किस मुंह से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस समय तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख तुम्हें समाज की कुटिल कथाओं से बचाना चाहिए था, उस समय मैं खुद तुम्हारे विरुद्ध विषय खड़ा था, अपना चेहरा उज्जवल कर रहा था। मेरी कारण तुम अपने ही घर में पराई हो गई। कई अपमान व दर्द झेले, अगर आज तुम मुझे क्षमा भी करो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। माँ ने तो वैसे भी तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। माँ के जाने के बाद मैंने पापा की आंखों में भी पल पल तुम्हारा इंतज़ार देखा, फिर भी मम्मी पापा ने अपने बेटे और अपने बुढ़ापे के एकमात्र सहारे का कभी विरोध करने का एहसास नहीं किया। कहते हैं ना, जो किसी से नहीं हारता वो अपनी ही संतान से हार जाता है। मम्मी पापा के बाद अपनी ही संतान से हारने की बारी मेरी थी। मेरी बेटी ने मुझे उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां लाकर कभी तुमने हम सबको खड़ा किया था। उसने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि अगर मैं बदलते समय के साथ नहीं बदलूंगा तो अकेला रह जाऊंगा। कभी बड़ी निष्ठता से अपनी बहन का त्याग करने वाला भाई एक पिता के रूप में अपनी भी बेटी से आगे विपक्ष हो गया। जब उसने मेरी रूढ़िवादी सोच की धज्जियाँ उड़ा दी तब मेरी समझ में आया कि मेरे हाथों कितना बड़ा अन्याय हो गया। अब अक्सर ही माँ की कतार दृष्टि से याद मुझे सहमा जाती है। इस पत्र के साथ बेटी की शादी का कार्ड भी है। अगर तुम और विपिन मुझे माफ़ कर सको तो सारी प्रार्थना, अपमान और अपेक्षा को भुला देना। अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बेटी की शादी में अवश्य आओ। अगर माफ़ ना भी कर सको तो भी पापा की प्रतीक्षी आंखों के ख्याल करके ज़रूर आओ। तुम्हारे इंतज़ार में, तुम्हारा भैया। शादी के कार्ड पर फ़ोन नंबर लिखा था। पद्मनी के हाथ खुद ब खुद नंबर डायल करने लगे। हेलो भैया की आवाज़ सुनते ही पद्मनी की ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई, लेकिन भैया उसकी चुप्पी ही ताड़ गए। कौन? क्या पद्मनी? हाँ, मुश्किल से एक शब्द निकल पाया। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? ये क्या भैया, भाई बहन के बीच माफ़ी के शब्द कहाँ से आ गए? ऐसा बोलकर एक बार फिर आप मुझे पराया कर दिया। मेरे भैया मुझसे माफ़ी मांगे ये तो मुझे कभी भी मंजूर नहीं। आप तो हमेशा डांटते हुए अच्छे लगते हैं, आज भी आप मुझे डांट कर अधिकार से बुला। देखिए मैं कैसे सिर के बल दौड़ी चली आती हूँ। अभी उधर से भैया की आवाज़ आई, ज़्यादा 3-5 मत कर, जल्द से जल्द पहुँच, ढेर सारे काम पड़े हैं। भैया की मीठी डांट सुन आंसू के सैलाब के बीच वह मुस्कुरा उठी। एक औरत के लिए उसके पति का प्यार जितना ज़रूरी है उतना ही उसका मायका भी। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।